ह्यूमन बेस्ड चेस एल्गोरिदम आप सिखा रहे हो, क्या है और कैसे काम करता है ये? तो ह्यूमन बेस्ड एल्गोरिदम्स क्या है? ये एक मेथोडोलॉजी है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है। पहला वाला इज प्रिंसिपल्स। आपको समझना होगा प्रिंसिपल्स क्या है। दूसरा है सिस्टम्स। सिस्टम्स में 8 टाइप्स के सिस्टम्स कौन से होते हैं, उनको सीखने से क्या इंप्रूवमेंट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है। एंड फाइनली स्ट्रक्चर्स। जब मैं स्ट्रक्चर्स बोलता हूँ दैट मीन्स अ थिंकिंग स्ट्रक्चर्स। ये कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम्स नहीं है। आप एआई की मदद से या फिर आप किसी सुपर कंप्यूटर की मदद से आप चेस में आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी देर का मैच होता है, मतलब कितनी देर में कोई प्लेयर जीत जाता है? आई वुड से जो टॉप लेवल के गेम्स होते हैं वो मिनिमम 4 to 5 आवर्स चलते हैं। 4 to 5 आवर्स मिनिमम। अगर बहुत ही कुछ लंबा चल गया तो इट कैन इवन गो अप टू 7-8 आवर्स। एक चाल में कैसा होता है, क्लॉक होता है आपको और उसमें टाइम दिया होता है। आपको 40 मूव्स कंप्लीट करने होते हैं आई थिंक 1.5 आवर्स में। हर टूर्नामेंट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है इसमें, आई वुड से द अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपको उतना एक पुश मिलेगा। चेस खेलने से जो डिमेंशिया का डिसीज है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योर तो नहीं हो सकता चेस से, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। हेरम भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर, इंडिया में 13 करोड़ व्यापारी है और आप भी एक फाउंडर हैं। स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, देश की विडंबना यही है कि सिर्फ क्रिकेट की तरफ पूरा रुझान है। जैसे अभी मेरी बेटी से ही बात कर रहे थे कि कुछ खेलेंगे जैसे, अभी तो उसने बोला कि चलो मैं चेस नहीं खेलूंगी, बास्केटबॉल में इंटरेस्ट आया। तो मुझे बड़ी खुशी आई। मैं कहा तेरा इंटरेस्ट आ रहा खुद से? तो बोले हाँ पापा मेरा इंटरेस्ट आ रहा, मेरे को आप डालो खेलूंगी मैं। तो 2-3 बार गई तो उसको इंटरेस्ट आने लगा। पर आज के टाइम पे ये जो इंटरेस्ट है वो एक थोड़े ही लेवल तक जाता है। बच्चा आगे नेशनल इंटरनेशनल जो लेवल है वो जो कर सकता है वो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है उसने ये बना रखा है कि एक स्पोर्ट्स एक लिमिटेड टाइम तक ही खेला जा सकता है, उसके बाद में आप इसको सिर्फ एक हॉबी बना लो और फिर छोड़ दो। गुकेश जी की बात करते हैं। गुकेश जी वर्ल्ड चैंपियन बने और बहुत लोग वो सोचते थे कि मतलब मैं किस किस को हराऊंगा, दिमाग से हरा देते थे। तो आज वर्ल्ड चैंपियन है, उनको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और आप भी चेस सिखा रहे हैं। सुपर कोच हेरम जी, सुपर कोच कैसे हैं आप और ये स्किल्स आपको कैसे मिली? आपने अपना करियर को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो सुपर कोच हमारा टाइटल है, तो अराउंड दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 में मैं सिंगापुर में लाइव गुकेश वर्सेस डिंग की मैच देख रहा था, जो आपने अभी मेंशन किया था। हाँ। तो मैं लाइव वहाँ पे जाकर के देख रहा था। तो उसके बाद में जब मैं वापस आया तो एक मराठी पॉडकास्ट था, उन्होंने मुझको इनवाइट किया था और आज की तरह मैंने उनके साथ मेरा जो नॉलेज है वो होल हार्टेडली शेयर किया था। तो उसके बाद में उन्होंने जब वो वीडियो अपलोड करी तो उन्होंने टाइटल दिया था उसको सुपर कोच हेरम भागवत नाम से। तो इधर से उसकी शुरुआत हुई। फिर काफ़ी टीम मेंबर्स जो मेरे थे तो हाँ। मुझको सुपर कोच बोलने लगे। मेरे स्टूडेंट्स में से भी कुछ स्टूडेंट्स मुझको सुपर कोच हेरम बोलने लगे। और दैट इज़ हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। तो ये कब स्टार्ट किया, मतलब टीचिंग कवर करना कब स्टार्ट किया आपने? मैंने टीचिंग स्टार्ट किया अराउंड 6 साल पहले, जब कोविड की पहली वेव लगी थी। उस टाइम मेरा जो प्रोफेशनल करियर था उसके उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था। हुआ ये था कि मुझको एज अ कोच पहले से कभी नहीं बनना था। मेरा ये था कि मुझको एक ग्रैंड मास्टर बनना है और मुझको कंट्री के लिए खेलना है। पर आप खेल बट नहीं पाए थे? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि कोविड में सब टूर्नामेंट्स ही बंद थे। सो अगर टूर्नामेंट्स ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? और तब मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे कि मैं बाहर जा करके कई टूर्नामेंट्स खेलूँ, आउट ऑफ इंडिया जा करके खेलूँ। एंड दैट्स द रीज़न मैंने जस्ट एज अ साइड थिंग स्टार्ट किया था। मैंने बोला कि चलो हम अब पहले थोड़ी देर के लिए कोचिंग करते हैं, उसके बाद में जब टूर्नामेंट्स रीस्टार्ट होंगे तब मैं वापस टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आऊँगा। बट उसमें क्या हुआ, मुझको ऐसे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने बोला कि यस आपकी कोचिंग बहुत अच्छी है, 2 साल से हमारी प्रॉब्लम्स चल रही थी चेस्ट में, वो अपने 4 महीने में सॉल्व कर दी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते कोचिंग छूट गया, सॉरी प्लेइंग छूट गया, कोचिंग बिकम द प्राइमरी थिंग। लाइव एक्सपीरियंस बताओ ना सर, वहाँ पे जो गुकेश जी को आप देख रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? मतलब आपको कि मतलब वो जीतने की कगार में थे, आपको लग रहा था कैसे कि वो ये चाल चलेंगे तो जीत जाएंगे? नहीं, एक्चुअली जब लास्ट मोमेंट था गुकेश का, जब वो जीता तब मैं उधर नहीं था, उसके पहले मैं थोड़ा था।
बट यस उधर का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अमेजिंग था। सारे जो इंडियन फैंस थे तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे गुकेश को। और जब 10th गेम वो जीता, क्या हुआ था कि थर्ड गेम के बाद में 6 गेम्स ड्रॉ हुए थे, 4th to 9th गेम ड्रॉ हुए थे। सो 10th गेम बहुत क्रूशियल गेम था, ऐसा लग रहा था कि जो ये जीतेगा वो आगे टूर्नामेंट जीत जाएगा। सो 10th गेम मुकेश ने जीता और जो इंडियन फैंस थे वो पागल हो गए थे सिंगापुर में। उधर की अथॉरिटीज को उनको शांत करना पड़ा कि इधर थोड़ा आप हल्ला मत करें। यहाँ हल्ला मत करो। हाँ। बट मतलब उनका प्यार देख के इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। कितनी देर का मैच होता है, मतलब कितनी देर में कोई प्लेयर जीत जाता है, कितने मिनट का होता है? आई वुड से जो टॉप लेवल के गेम्स होते हैं वो मिनिमम 4 to 5 आवर्स चलते हैं, 4 to 5 hours? मिनिमम। और जो अगर बहुत ही कुछ लंबा चल गया तो इट कैन इवन गो अप टू 7-8 आवर्स। मतलब क्या चाल चलनी ही नहीं है, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें? नहीं नहीं नहीं, एक चाल की बात नहीं होती, हम पूरे गेम की बात कर रहे हैं। एक चाल में कैसा होता है, क्लॉक होता है आपको और उसमें टाइम दिया होता है। तो आपको 40 मूव्स कंप्लीट करने होते हैं, आई थिंक 1.5 आवर्स में। तो हर टूर्नामेंट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप का 2 आवर्स था और आपको 40 मूव्स में वो कंप्लीट करना था। अगर 40 मूव्स के बाद में आपको एडिशनल 30 मिनट्स मिलेंगे। तो ऐसा अलग अलग फॉर्मेट होता है। और अगर अगर आप एक मूव खेलते हो तो आपको 30 सेकेंड्स एडिशनल मिलते हैं, 30 सेकेंड्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पर दोनों ही शानदार योद्धा, आगे दोनों लड़ने वाले, तलवार लड़ने वाले शानदार योद्धा। तो मतलब जीत किसकी होगी, कैसे डिसाइड होगा सर? वो तो बहुत किस ज्यादा बेसिस पे डिसाइड होता है? मतलब दोनों ही शानदार खेलते हैं एकदम। कैसे, मतलब किसका दिमाग किस पॉइंट पे क्या कम होएगा और किसका दिमाग किस पॉइंट पे ज्यादा होएगा, तो कैसे डिसाइड होता है ये, या बस हो जाता है? वो कोई नहीं बता सकता। हाँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है। उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होता है, जैसे टाइम प्रेशर कभी कभी होता है। एक प्लेयर के पास बहुत ज्यादा टाइम है, एक के पास कम टाइम है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जिसके पास कम टाइम है वो जल्दी जल्दी में कुछ गलती कर देता है, या फिर कुछ चीजें भूल जाते हैं। अभी बहुत नॉर्मल चीज है, कैलकुलेशन मिस्टेक उसको बोलते हैं। तो कैलकुलेशन में कुछ चीजें छूट जाती है। तो ऐसी मिस्टेक्स से फिर एक डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेयर जीतेगा, कौन सा प्लेयर हारेगा। जैसे आपने 1000+ स्टूडेंट्स को से भी ज्यादा को कोच किया है, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहोगे? एक सक्सेस स्टोरी ऐसी नहीं करूंगा, मैं कुछ आपको सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा। तो हमारे पास एक स्टूडेंट था, इसका नाम तरुण कृष्ण है, अभी भी है। वो मेरे पास जब आया था आई थिंक 6th या 7th ग्रेड में था। हमने उसकी जर्नी शुरू करी थी 1200 chess.com रेटिंग से। 1200 उसका chess.com रेटिंग था। एंड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हमने उसको 1200 से 1900 तक पहुंचाया था। और अभी उसकी इंटरनेशनल FIDE रेटिंग भी आ चुकी है। उसके अलावा और भी ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरीज है। जैसे एक स्टूडेंट थी मेरे पास, यजुष्मी नाम से, यजुष्मी तंगिराला। वो जब मेरे पास आई तो 8th ग्रेड में थी, दिल्ली की लड़की है। और उसका रेटिंग 200 था, एकदम बिगिनर लेवल की लड़की थी। और उधर से अराउंड 1.5 years में हमने 200 से उसको 1300 तक पहुंचाया था। और अभी उसका FIDE रेटिंग भी आ चुका है। उसके बाद में एक एडल्ट लर्नर है विजय वर्मा नाम से। मेरे पास जब वो आए थे उनका रेटिंग 1300 था chess.com पे। और वो अभी 48 ईयर्स के हैं। तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि क्या मैं दोनों मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं, मेरा काम भी मुझको करना है, प्लस मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी है, और मैं चेस भी क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो हमने उनको दिखाया था कि 6 महीना आप हमारे साथ वेट करो, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो पहले 4 मंथ्स उनको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, और उनका रेटिंग 1300 से रहा। बट आफ्टर दैट इनिशियल फ्रेज 5th और 6th मंथ में उन्होंने उनकी रेटिंग जो है वो 1300 से 1800 तक चली गई। रेटिंग कैसे डिसाइड होती है? रेटिंग chess.com देता है। अगर आप ऊपर वाले प्लेयर से जीतते हो तो फिर आपकी रेटिंग बढ़ती है। तो वन टाइम गलती से कोई जीत गए तो रेटिंग अच्छी हो जाएगी? रेटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। गलती से जीत गए तो? गलती से जीत गए तो भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। हाँ। जैसे 1100 ने 1500 को हरा दिया तो लेट्स से 20-30 पॉइंट ऊपर हो जाएगी chess.com। तो ह्यूमन बेस्ड चेस एल्गोरिदम आप सिखा रहे हो, क्या है और कैसे काम करता है ये? ओके, तो बिफोर मैं ये बताऊं कि ह्यूमन बेस्ड चेस एल्गोरिदम्स क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ह्यूमन बेस्ड एल्गोरिदम कोई वो रारा चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने चेस का एल्गोरिदम ही निकाल दिया हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वो तो मैं बोलने ही वाला था आपको, अगर ऐसा होता तो सब लोग जीत ही जाते। ऐसा नहीं है कि किसी ने चेस का एल्गोरिदम निकाल दिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने किया नहीं है और आगे कर भी नहीं सकता है। सेकेंड चीज, ये कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम्स नहीं है। नहीं, आप AI की मदद से या फिर आप किसी सुपर कंप्यूटर की मदद से आप
चेस में आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्ट। तो ह्यूमन बेस्ड एल्गोरिदम्स क्या है, ये एक मेथोडोलॉजी है, इसमें 3 कंपोनेंट्स है। पहला वाला इज प्रिंसिपल्स। आपको समझना होगा प्रिंसिपल्स क्या है और प्रिंसिपल्स और रूल्स में फर्क क्या है। 37 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनको सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स में आती है। दूसरा है सिस्टम्स। सिस्टम्स में 8 टाइप्स के सिस्टम्स कौन से होते हैं, उनको सीखने से क्या इंप्रूवमेंट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, दैट्स द सेकंड पार्ट। एंड फाइनली स्ट्रक्चर्स। जब मैं स्ट्रक्चर्स बोलता हूँ, दैट मीन्स द थिंकिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा नहीं है कि डबल्ड पॉन्स, आइसोलेटेड पॉन्स जो होता है, दैट इज नॉट स्ट्रक्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकिंग स्ट्रक्चर्स, सोचते कैसा है। सो दैट इज अ मेथोडोलॉजी। एक बार आप उसको कवर कर लेते हो, देन आप अच्छे बन जाते हो, योर कैलकुलेशन इम्प्रूव्स, आपकी जो ग्रोथ होती है वो काफी फास्ट होती है कंपेयर टू द स्लो रूट। अच्छा, कोचिंग में मतलब स्टोरी टेलिंग का क्या रोल है सर? आप स्टोरी टेलिंग करते हो कोचिंग के अंदर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग है वो लोगों को इंस्पायर करती है। अगर आप किसी को बोलो कि आप ये चीज करो, तो वो बोलेगा कि मैं क्यों करूं, वो भाई क्लियर नहीं होता। बट स्टोरीज क्या होता है, स्टोरीज से लोग इंस्पायर होते हैं, वो मोटिवेट होता है, एंड स्टोरीज से लोगों को वाई क्लियर हो जाता है कि ये चीज मुझको करनी है तो क्यों करनी है। करेक्ट। सो स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा रोल है इसमें कोचिंग के फील्ड में, एंड स्टोरी टेलिंग आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। कोई स्टोरी सुनाओगे? कैसे कैसे स्टोरी सुनाते हो, कैसे क्या करोगे मतलब? स्टोरीज लेट्स से अभी अगर मुझको कोई एग्जांपल देना है, तो लेट्स से मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको सिखा सकता हूँ, जैसे प्रोफिलैक्सिस। अब प्रोफिलैक्सिस चेस में क्या होता है कि सामने वाला क्या करने वाला है उसको इंटरसेप्ट कर करके उसको रोकना, उसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। अभी मैं नॉर्मल भी ये सिखा सकता हूँ, चेस बोर्ड पे एग्जांपल देकर सिखा सकता हूँ, बट लेट्स से अभी मुझको छोटे बच्चे को सिखाना है, 10 साल 11 साल के बच्चे को सिखाना है, उसको तो प्रोफिलैक्सिस की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, उसको मैं क्या सिखाऊं। तो मैं उसको सिंपल चीज बताता हूँ कि आप साइकिल चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि अच्छा सामने वाला क्या कर सकता है। अच्छा सामने वाला इस लेन से आ रहा है, ठीक है, मुझको उस लेन से जाना चाहिए, अगर मैं ज्यादा जल्दी से चला गया तो टक्कर हो जाएगी। तो जो स्टोरीज होते हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे जो होते हैं, उससे लोगों को चीजें जल्दी समझ में आती है। हाँ, ये बात तो सही है, अगर स्टोरी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। एक बात बताओ सर, कि जैसे मान लो चेस प्लेयर बन गया कोई, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो क्या करियर क्या होता है? मतलब लास्ट में जाके क्या कोच ही बनना है, या फिर पैसे से कमा पाएंगे अच्छे खासे? अल्टीमेटली हर माँ बाप का यही क्वेश्चन होगा एक, जो मैं पूछ रहा हूँ उन सबके बिहाफ पे आपको। राइट, तो इसमें काफी करियर ऑप्शंस है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें एक ही करियर ऑप्शन है, दैट इज प्लेयर। या जब आप एक 2700 ग्रैंड मास्टर बन जाते हो तभी आपका करियर हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इनकम सोर्सेस यहाँ पे है, तो मैं उसमें से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स प्लेयर। अगर आप प्लेयर बन गए, आप एक 2700 सुपर ग्रैंड मास्टर बन गए, तो आप टूर्नामेंट स्केल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। करेक्ट। द सेकंड थिंग, द सेकंड वे ऑफ अर्निंग हियर इज नोन एज आर्बिटर, चेस आर्बिटर। अब ये आर्बिटर क्या होता है, ये चेस का एक अंपायर होता है, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है वैसे चेस में आर्बिटर होता है। और उसके बहुत सारी डिग्रीज होती है, स्टेट आर्बिटर होता है, नेशनल आर्बिटर होता है, सीनियर नेशनल आर्बिटर होता है, फिडे आर्बिटर होता है, और इंटरनेशनल आर्बिटर होता है। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हो, उसमें क्वालिफाई हो सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट एक बार आपकी क्वालिफिकेशन हो गई तो आप टूर्नामेंट में एज आर्बिटर जा सकते हो और उधर से आप अर्न कर सकते हो। तीसरा जो वे है इसमें, दैट इज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर। जो प्लेयर्स खेलेंगे टूर्नामेंट्स, उनको ऑर्गेनाइज करने वाला भी कोई चाहिए, राइट? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप काम करते हो, तो दैट इज अनदर वे ऑफ अर्निंग। आप उसमें प्लेयर से चार्ज कर सकते हो एंट्री फी, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू कैन अर्न वेल। फिर आता है चेस कोच। आप मेरे से बन सकते हो, यू कैन बिकम अ चेस कोच, और उधर से आप अच्छा खासा कमा सकते हो। एंड फाइनली लास्ट कुछ ईयर्स में ये एक नया फील्ड आया है, दैट इज नोन एज चेस मीडिया। ओके। तो जो स्ट्रीमर्स होते हैं या फिर चेस प्लेयर्स जो बड़े बड़े होते हैं, उनको जो कवर करते हैं, दैट इज चेस मीडिया, और वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तभी गेमर्स आजकल बहुत चेस खेलते खेलते गेम्स खेल रहे थे और लोग उनको देखते हैं। हाँ, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, पर वो कोचिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो वो वहाँ से कैसे निकलेंगे? अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर है और कोचिंग में स्ट्रगल कर रहा है, सो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोचिंग एक अलग स्किल है। जस्ट बिकॉज आप चेस अच्छा खेल रहे हो डजंट मीन आप एक अच्छे कोच ऑटोमेटिकली हो। करेक्ट। तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आप क्लासेस को कैसे एंटरटेनिंग बना सकते हो वो हो गया, और भी बहुत सारी स्किल्स होती है, जैसे आप
खुद को पोजीशन कैसे करते हो। लाइक सर कुछ कोचेस होते हैं वो बोलते हैं कि हम सिखाएंगे बट हम हमारा कैमरा ऑन नहीं करेंगे, या फिर वॉट एवर इट इज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आपको सीखना है कि प्रोफेशनल कोच होता कैसे है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपको स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप विद टाइम सीखते हो। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था और आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस कोचिंग स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं स्टार्ट किया था तब इतनी मेरी स्किल्स डेवलप नहीं थी, आज है और आगे और होंगे। तो जितने भी स्कूल्स हैं, अगर उसमें चेस की एक क्लास को कंपलसरी कर दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटी सब बढ़ सकती है? डेफिनेटली बढ़ सकती है। स्कूल्स में अगर चेस को कंपलसरी किया जाए तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है स्टूडेंट्स को एकेडमिकली, क्योंकि चेस इज द आई वुड से मेन वे फॉर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। उसमें बहुत सारा सोचना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। एकेडमिकली स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। आप श्योर हो इसमें? 100%। कोई डेटा प्रूवन है इसमें डेटा कि भैया कि चेस खेलने से दिमाग बढ़ता है या फिर चेस खेलने से सिर्फ चेस का गेम इम्प्रूव होता है? नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि चेस खेलने से सिर्फ चेस इंप्रूव होता है। चेस खेलने से आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। ऐसे मैंने कुछ चीज़ें अभी बताई, फोकस डेवलप होता है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है। उसके बाद में आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, जो स्टूडेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उससे डेवलप होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे मैं आपको और एक एक्सट्रीम बताता हूँ। हमारे एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर। वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स थे। उनकी एज अराउंड 74 ईयर्स है अभी। तो उन्होंने हमको बताया कि चेस खेलने से जो डिमेंशिया का डिसीज है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योर तो नहीं हो सकता चेस से, बट पोस्टपोन कर सकते हो, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसी बात पे बताओ कि कोई बिगिनर है, अगर एकदम चेस में बिगिनिंग कर रहा है, तो उसको ऐसी कौन सी कोर 3 स्किल्स है जिस पे ध्यान देना चाहिए? ओके, तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको फर्स्ट थिंग बेसिक ओपनिंग्स आनी चाहिए। बेसिक ओपनिंग्स आपको आनी चाहिए, या फिर ओपनिंग प्रिंसिपल्स आप सीख लो, उसके बेस पे आप खेल सकते हो। सेकंड चीज, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स नहीं, कैलकुलेशन मतलब चेस कैलकुलेशन कंसेप्ट होता है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, फिर सामने वाला क्या करेगा, फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे हमें कैलकुलेट करना होता है आगे। हाँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप 7-8 मूव्स तक कैलकुलेट करो। अगर आप एक बिगिनर हो, आप 2 से 3 मूव तक कैलकुलेट करो। एक मूव सोच करके खेलना नहीं है। अच्छा। इतना ही याद रखना है। तो उतना अगर आपको आ गया, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट चले जाओगे। एंड फाइनली द लास्ट स्किल हियर इज आपको बेसिक चेकमेट्स आने चाहिए। तो आपको क्वीन मेट आनी चाहिए, डबल रुक मेट आनी चाहिए, सिंगल रुक मेट आनी चाहिए, और 2 मेट्स भी होते हैं, डबल बिशप मेट और बिशप नाइट मेट, बट वो आप इंटरमीडिएट लेवल पे सीख लेना। ये 3 जो इंपॉर्टेंट चेकमेट्स है वो पिप मेट, डबल रुक मेट और सिंगल रुक मेट है। सर ये तो उसकी बात है, अगर कोई क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे आज मैं सीख रहा हूँ या फिर कोई भी एक XYZ% सीख रहा है, उसमें कोई क्वालिटी होनी चाहिए चेस खेलने के लिए? 100%। अगेन मैं आपको 3 क्वालिटीज उसमें बताता हूँ। क्वालिटी होनी चाहिए? हाँ जी। नहीं होगी तो नहीं खेल पाएगा? ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा। क्वालिटीज इनबॉर्न बहुत कम लोगों में होती है, वो क्वालिटीज आपको विद टाइम डेवलप करनी पड़ेगी। और ऐसी 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। पहली, पेशेंस हो गए। अगर आप में पेशेंस है तब भी आप अच्छा चेस खेल पाओगे। जैसे मैंने बताया कि गुकेश जो है, उनकी गेम 7-8 घंटा चलती है। तो अगर आप बैठ ही नहीं पाए एक जगह पर 7-8 घंटा, या फिर घूमना अलाउड होता है, बट स्टिल अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए। अच्छा, घूम के आके आराम से वापस फिर चाल चल लो ऐसे? हाँ, घूम के आओ आप आराम से, आप एक चाल चलो, फिर उसके बाद में अपोनेंट सोच रहा है तो आप घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये अलाउड होता है, आप कर सकते हो ये। बट ये तो सुट्टे ब्रेक टाइप हो गया। वो अलाउड नहीं होता, आई डोंट थिंक वो। मतलब ऐसे ही फन पार्ट में, मतलब एक ब्रेक होता है ना कि मैं सोच के आता हूँ, तो सोच के आ गया। हाँ, वो आप कुछ भी कर सकते हो। उनको एक रूम होता है अलग से वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उधर आप जो चाहे मन चाहे करो। तो मतलब स्किल्स आपको चाहिए, मतलब चेस में एंटर होने के लिए कोई सही एज होती है इसके अंदर की? किस एज में चेस में एंटर होना चाहिए? देखो, अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है इसमें, आई वुड से द अर्लियर द बेटर। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, आपको उतना एक पुश मिलेगा, आप उतना जल्दी प्रोफेशनल लेवल में ब्रेक कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसका नाम अर्णव था। उसके डैड NRI थे, कजाकिस्तान से ट्रेनिंग लेता था मेरे साथ।
सो ही वॉज जस्ट 3.5 years old, और वो ऑनलाइन मेरे से ट्रेनिंग लेता था. सो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसको वो किक स्टार्ट मिल गया, वो जल्दी आगे बढ़ गया. बट अगर आपको चेस बाकी चीज़ों के लिए खेलना है, जैसे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए खेलना है या फिर बाकी किसी भी चीज़ के लिए खेलना है, तो उसकी कोई एज नहीं है. आप चेस कभी भी सीख सकते हो, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. बट उसको 3.5 साल की उम्र में कैसे पता चला कि मुझे चेस में आगे बढ़ना है? वो आपने क्रैक किया अभी तक? आगे बढ़ना में आपने कब स्टार्ट किया था चेस खेलना? मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 4 साल का था. कैसे, मतलब आपने पूछा अपने फादर मदर से कि मैं चेस में कैसे इंटरेस्ट आया मेरा, मैं क्यों उस तरफ घुसा? हाँ, मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझको सिखाया था, जस्ट इंट्रोड्यूस किया था. एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग द गेम. तो वो एक बेसिक इंटरेस्ट होता है. अगर किसी का बेसिक इंटरेस्ट है चेस में, देन उसको आगे बढ़ना बहुत ईजी है. 4 साल के बाद क्या हुआ? मतलब थोड़ा सा मेरे को समझने की कोशिश करने की, जब आपका इंटरेस्ट तो आ गया पर वो छूट भी जाता है जल्दी. राइट. फिर 4-5 साल, 3-4 साल क्या हुआ मतलब? पहले तो मैं घर में ही खेलता था. मेरे दादाजी थे, उनके साथ खेलता था. मैं मम्मी को पकड़ लेता था, मैं पापा को पकड़ लेता था. तो उसमें क्या होता था, मैं घर पे खेलता था और मुझको अच्छा लगता था, बट मुझको कोई सिखाने वाला नहीं था ऐसा. मतलब खेल रहे थे, हाँ, जस्ट खेल रहा नॉर्मल था, खेल रहे थे, ठीक मजा है, आ रहा था, यहाँ खेल तक रहा था. ओके. उसके बाद में मेरे फर्स्ट कोच जो थे, प्रदीप भोय, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साइड बाय साइड चेस कोचिंग करते हैं. तो मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मुझे चला गया है, कोई लेके गया यहाँ पे? लेके ट्विस्ट गया. है, ऑफ कोर्स, कौन लेके गया? ऑफ कोर्स, मेरी मम्मी लेके गई अच्छा थी ठीक है, मुझे. मदर का रोल आ गया इसमें. मतलब मैं आई वांट टू डिकोड इट, वो अभी मैं कर लूंगा, कैसे करेंगे, चलो. श्योर. तो मेरी मॉम मुझको लेके गई थी उनके पास, और मैंने उधर से बेसिक चीज़ें सीखी. टूर्नामेंट्स जो होते हैं, बेसिक लेवल के जो इवेंट्स होते हैं, तो उधर कैसे खेला जाता है चेस, या फिर उधर कौन लोग आते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी. उसके बाद में फिर मुझको लगा कि मुझको एक इंटरनेशनल फेडरेटिंग लेना है. ये कब की बात है? ये अराउंड मैं 8 साल का था, तब मुझको समझ में आया कि इंटरनेशनल फेडरेटिंग होता है. आपने देखा कहीं पे ये चीज? आपको कहीं देखा? ये भी किसी ने बताया आपको? नहीं, मैंने देखा था. ये खुद से देखा है? ये खुद से देखा. मैंने देखा कि अरे ये बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जो एकदम ऊपर वाले टेबल्स पे खेल रहे थे. जैसे 8 साल की उम्र की बात बता रहे हो? हाँ, 8 ईयर में आपने देखा और आपको लग गया कि मेरे को यहाँ जाना है, ठीक. हाँ, मुझको ऐसा लगा कि वो जो टॉप पे लोग खेल रहे हैं, तो मुझे उधर तो उस टाइम टॉप का मतलब टॉप पता था कि ये टॉप है? नहीं, वो जो टॉप लगता था वो टॉप नहीं था एक्चुअली. ठीक है ना. तो उनको देखा, मुझको ऐसा लगा कि यस, इधर पहुंचना है. अगर इधर पहुंच गए तो बहुत कुछ ग्रेट हो जाएगा. अच्छा. तो इसलिए मैंने बोला कि अभी तो फेडरेटिंग लेनी है. और मेरे जो इनिशियल कोच थे, उन्होंने बोला कि नहीं, वो टूर्नामेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप अभी उधर मत जाओ, आप बहुत छोटे हो. बट मैंने नहीं माना. मैंने बोला कि मुझको चाहिए तो चाहिए. तो हमने फिर कोचेस भी काफ़ी चेंज करे. एंड देन एट द एज ऑफ 10 मुझको मेरा इंटरनेशनल फेडरेटिंग. उसमें किसने हेल्प किया आपको? अगेन मॉम एंड डैड बोथ है मॉम मुझसे. एंड डैड ने. सो मॉम एंड डैड का बहुत ज़्यादा रोल है ऐसा. तो हाँ, मतलब आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है वो डिपेंड नहीं कर रहा. तो यहाँ पे जितने भी फाउंडर्स, जिनके फादर मदर देख रहे हैं, तो आज जो सक्सेसफुल जो बंदा है ना, वो उसके फादर मदर की वजह से, ना कि उसके इंटरेस्ट की वजह से. एब्सोल्युटली 100%. अच्छा, लोकल टूर्नामेंट और एलिट इंटरनेशनल टूर्नामेंट की प्राइस मनी में कितना फर्क होता है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जमीन आसमान का फर्क होता है. और अभी जो गोवा में, अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो गोवा में वर्ल्ड कप हो रहा है. तो उसका जो प्राइज मनी है, प्राइज फंड है, दैट इज $2 million. उधर वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आए हुए हैं, और उसमें से जो पूरा प्राइज फंड है टोटल, दैट इज $2 million. जो लोकल इवेंट्स होते हैं, उनका प्राइस फंड होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. अगर बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है तो 4 लाख. अगर जीएम टूर्नामेंट है तो 10 लाख रुपए. बट दैट इज नथिंग कंपेयर टू द बेस्ट टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फिडे वर्ल्ड कप. उधर $2 million का प्राइस फंड फिडे ने अनाउंस किया. मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल अगर आप चले गए, खेल लिए, तो पैसे की तो कमी नहीं होने वाली. मतलब यहाँ पे बात ये है कि लोगों को ये पता नहीं कि स्पोर्ट्स खेलने से पैसा मिलता है. राइट. हाईएस्ट लेवल पे बहुत पैसा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. मतलब लास्ट कितना पैसा कमा सकता है, मतलब उसकी फिक्स्ड अर्निंग्स हो जाए, फिक्स्ड अर्निंग सोर्स हो जाए? देखो, फिक्स्ड अर्निंग सोर्स ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोचिंग करते हो या फिर आप अगर आर्बिटर हो, तभी फिक्स अर्निंग हो सकती है. अगर आप एक प्लेयर हो तो वो फ्लक्चुएट कर दी आपकी अर्निंग. बट अगर आप एलीट लेवल पे पहुंच गए तो एनीवेज आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो. बट वहाँ पे पहुंचने के लिए कम से कम 15-16 साल मेहनत जम के. डेफिनेटली 10 साल आप पकड़ लो, 10 से 15 साल आपको लगेंगे. सो आपको मेहनत उसमें है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप पहुंचते हो कि ठीक है, मैं इतने ऊपर पहुंच गया, बट मेरे पास अभी सब कुछ है, मेरे पास एक स्टेबल अर्निंग है,
सो दैट इज व्हाट तो आपको अब नहीं लगता कि अभी अभी आप वापस कोई कंपटीशन में जाओ, अभी आप वही कोई कंपटीशन को क्रैक करो और उस लेवल तक पहुंचो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार आदमी को डिसाइड करना है कि मैं कोच हूँ या मैं प्लेयर हूँ या मैं ऑर्गेनाइजर हूँ या मैं आर्बिटर हूँ या मैं चेस मीडिया में हूँ। पहले माइंड आप में डिसाइड करना है। हाँ, पहले माइंड में आप डिसाइड कर लो। आप पांचों चीजें नहीं कर सकते। आप अगर चेस खेल रहे हो, मैं अभी भी चेस खेलता हूँ, कभी हम्म, टूर्नामेंट्स में जाता हूँ, मेरे जो लोकल इवेंट्स है उसमें जाता हूँ, दैट हम्म, इज ओके। बट आपका प्रोफेशन क्या है वो आपको एक बार डिसाइड करना होता है हम्म। कि आपको क्या बनना है। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि भैया मैं हाँ, कोच बनूंगा? मुझको कोच पर ही क्यों एक किया, मतलब कोई आपको एक ऐसा लगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हम्म, एक जब मैं 10 साल का था हम्म, तब मुझको रेटिंग आ गई थी। अब समर की छुट्टियां चल रही थी, मैंने बोला अभी करे क्या। तो मेरे नीचे एक ग्राउंड होता था, तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, उसमें कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई और उसमें ग्राउंड में जाकर के चिपका दिया कि चेस क्लासेस है, मैं 10 रुपए दिन का लूंगा, जिसका आना है आ जाओ। हम्म, तो उधर से मैंने सिखाना स्टार्ट किया था, दैट वाज द इनिशियल फ्रेज। और उसमें ऐसा मुझको लगा कि मैं जो कंसेप्ट सिखाता हूँ सामने वाले को समझ में आता है। हम्म, बहुत बेसिक लेवल था ऑफ कोर्स, बट लोगों को समझ में आता है। उसके बाद में अगेन जब मैं एक स्टेट अंडर 19 खेलने गया था, वो उधर में फर्स्ट आया था अंडर 19 स्टेट्स में। तो दुबई में थी आई थिंक वो टूर्नामेंट, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, बट मैं खेलने गया था स्टेट अंडर 19। और उसमें मैं कुछ कंसेप्ट जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था टूर्नामेंट्स के बाद में। हम्म, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था और सबको समझ में आ रहा था, तो मुझको उधर से लगा कि यस, मुझे में कुछ कोचिंग का टैलेंट है। हम्म, इनफैक्ट एक मेरा फ्रेंड था, अवधूत नाम है उसका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर है। सो 2200 फिडे रेटिंग है उसका अभी। सो उसने मेरा एक निकनेम भी दिया था गुरुजी नाम से अच्छा, उस टाइम पे। गुरुजी बोल दिया आपको? हाँ, तो उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि मतलब मैं उस टाइम पे कोचिंग नहीं करता था, बट उधर से मुझको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। एंड कोविड के बाद में ये बोल सकता हूँ कि यस, फिर कोचिंग की मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा सर, अभी आप कैसे चार्ज करते हो स्टूडेंट्स को? कौन स्टूडेंट्स है, ऑफलाइन ज़्यादा है, ऑनलाइन ज़्यादा है, कौन लोग हैं? मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ, मैं ऑफलाइन 100% ऑनलाइन? 100% ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन नहीं लेता हूँ। हम्म, एंड वी गो फॉर अ मेंबरशिप मॉडल। अच्छा, सो हमारी मेंबरशिप्स होती है, उसमें मैं ये मानता हूँ अगर चेस में इम्प्रूव करना है तो आपको एंड टू एंड सब सपोर्ट लगता है। हम्म, A to Z मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ। तो एक बार आप हमारे मेंबर बन जाते हो, इन दैट केस हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं स्टार्ट टू एंड। जो भी आपको लगेगा चेस में इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें। करेक्ट। सो बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे कोच होंगे सर, तो आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे? मैं ये आई वुड से कि मेरी एक जो प्रिंसिपल है, मेरी जो क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, इज आई फॉलो प्रिंसिपल नोन एज ABC। ABC? ABC क्या है? ऑलवेज बी केयरिंग। हम्म, क्या होता है ना, जब आपकी एकेडमी ग्रो कर रही होती है, हम्म, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे होते हो, जो आपके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे मैंने कोचेस को देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दे स्टार्ट टीचिंग द प्लेयर्स लाइक अ नंबर। उनके लिए वो एक नंबर बन जाता है कि हाँ, इतने सारे बच्चे हैं मेरे पास, 1000 बच्चे मेरे पास सीखते हैं, उसमें से ये एक स्टूडेंट है। हम्म, बट मेरा जो मानना है दैट इज, वो कोई नंबर नहीं है, हम्म, वो एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है विद फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम्म, तो ये आई थिंक मुझको काफी डिफरेंट बनाता है, क्योंकि अगर कोई स्टैग्नेंसी फील कर रहा है, चेस में स्टैग्नेट हो रहा है, तो मैं वो एक्चुअली फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो पाथ कभी लिया है। मैं भी कभी स्टैग्नेंट हुआ हूँ, और वो बहुत खराब स्टेज होती है, क्योंकि आप सब कुछ ट्राई कर रहे होते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। सर, तो उसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि दैट इज व्हाट आई बिलीव, दैट इज व्हाट इज समथिंग डिफरेंट। चेस के नज़रिए से अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो कैसी है? कैन यू इलैबोरेट दैट क्वेश्चन? मतलब आप कहाँ देखते हो, आप राजा हो, वो घोड़ा हो, या वो हाथी हो? आई वुड से मैं अभी भी एक प्यादा हूँ, हम्म, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ जस्ट सीख रहा हूँ। हम्म, ये एक्चुअली ना एक मैंने एक चीज ये सीखी थी, एक मुझको नाम याद नहीं, एक वैंकूवर में एक एंटरप्रेन्योर है। तो वो अभी 90 years ओल्ड है। तो वो रोज सुबह 7 बजे ऑफिस को जाता है, पूरे स्टाफ के पहले। 7:30 को उनका स्टाफ आता है, 7 को वो आते हैं। उसके बाद में 7 से 6 बजे तक काम करेंगे।
उसके बाद में घर जाएंगे। मंडे टू सैटरडे वही उनका शेड्यूल होता है, संडे छुट्टी। और जब कोई उनसे पूछता है, एक बार रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, ही इज अ मल्टी बिलियनियर, मतलब इतना ही हैज अचीव्ड सो मच कि उनको 90 के एज में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बट उनको जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप खुद को कहाँ देखते हो, उन्होंने सेम जवाब दिया, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो आई वुड से कि आप हमेशा हम्बल रहो। अगर आप हम्बल रहते हो आपकी सक्सेस के बारे में, यू कैन ऑलवेज गो टू द नेक्स्ट लेवल इन अ मच फास्टर टाइम। चलो, चेस में सबसे स्ट्रांग कौन होता है? सबसे स्ट्रांग मटेरियल वाइज आप बोल रहे हो? हाँ, सबसे स्ट्रांग क्वीन होती है, क्वीन। बट सबसे इंपॉर्टेंट किंग होता है। सो क्वीन सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो तो सब जगह पे, ये लाइफ में भी है, हर जगह पे है। आपको सपोर्ट करने वाला कौन रहा पेरेंट्स के अलावा? और सपोर्ट आई वुड से सबने किया, हम्म कि ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों ने किया। पेरेंट्स ने मेरे ऑब्वियसली किया, मेरे कोचेस ने मुझको सपोर्ट किया, मेरे जो एनवायरनमेंट थी, तो मैंने ऐसे लोग ढूंढे जो काफ़ी सपोर्टिव है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। करेक्ट। सो यस, यू हैव टू फाइंड देम, एंड आई वुड से इट एज द लक, की लकी है कि मुझको ऐसे एनवायरनमेंट मिली, ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे सारे फ्रेंड्स मिले जिससे उन्होंने मुझको सपोर्ट किया। तो अभी क्या विजन है आने वाले 5 साल का? मतलब कितने स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहते हो, और किसी को देखना चाहते हो कि आपके थ्रू जो ट्रेन वो नेक्स्ट गुकेश बने? नेक्स्ट गुकेश, मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर मी टू ट्रेन द नेक्स्ट गुकेश इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर्स को ट्रेन नहीं कर सकता। बट आई वुड से कि जो मेरा विजन है, दैट इज जो चेस स्टैग्नेंसी है वो जड़ से खत्म हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदे को पता नहीं होता कि राइट रिसोर्सेस में कहाँ से ढूंढो, एंड दैट्स द रीजन वो स्टैग्नेट करता है। सो चेस स्टैग्नेंसी मुझको पूरी तरह से इरेडिकेट करनी है, खत्म कर देनी है। एंड माय विजन इज टू ट्रेन 1 लाख चेस प्लेयर्स। 1 लाख? 1 लाख चेस प्लेयर्स, दैट इज माय गोल, दैट इज माय विजन। वाह, सुपर सर। तो ये तो आप माहौल बनाने का बात बोल दी हिरम सर। मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स को आप अकेले ट्रेन कैसे करोगे? 1 लाख स्टूडेंट को अकेले नहीं करूंगा मैं स्टूडेंट, ऑफ कोर्स मेरे कोचेस होंगे, अभी भी है, तो मेरे कोचेस ट्रेन करेंगे। बट आई एम सेइंग एज अ पोलर एलीट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हमें 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। आपके साथ जुड़ना हो तो कैसे जुड़ते हैं लोग? वेबसाइट के थ्रू? हाँ, आप मेरे वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हो। आप हमारा जो वर्कशॉप है, इनिशियल हमारा एक वर्कशॉप आता है 1 डे का, सो संडे को हम एक वर्कशॉप करते हैं, तो उसमें आप आ सकते हो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि इन थिंकिंग सिस्टम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वर्कशॉप में कर सकते हो। बहुत बढ़िया हिरम सर। एक लास्ट चीज़ से मैं इस बात को एंड करना चाहूँगा कि चाहे मोहरा सफ़ेद हो या काला, चाहे मोहरा सफ़ेद हो या काला, सबको एक डब्बे में बंद होना है एक साथ मिलकर। तो अहंकार को छोड़कर अपनी सोच को बदलना है इम्पोर्टेंट। वाह, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही सक्सेस मिलती है तो लोग थोड़ा सी अपने आप को अहंकारी साबित कर देते हैं कि यार मेरे में बहुत अहंकार आ गया है। तो सोच अगर थोड़ी सी सही रखेंगे तो शायद सब लोग लाइफ में ग्रो करते रहेंगे, और आपका 1 लाख लोगों का सपना शायद हमारे थ्रू भी पूरा हो सकता है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा हो सकता है। और जो सवाल थे मैंने बहुत क्रिस्प और बहुत जो लोगों के सवाल है मैंने वही सवाल आपसे पूछे हैं। हिरम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। जी।